हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। पर्यावरण की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पीटी 365 पढ़ रहे हैं। पहला लेक्चर इसमें हो गया है। पहला जो टॉपिक था वो क्लाइमेट चेंज, जिसमें दो पार्ट पे करके हम लोगों को पढ़ना था। पहला आज जो है क्लाइमेट चेंज को हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो ये क्लासरूम स्टडी मटेरियल है, करेंट का ही है। अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का इसमें है पूरा। ठीक है, करेंट रिलेटेड, और इसमें पूरा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। और जो इसका पीवाईक्यूज का सीरीज है, वो घटना चक्र की सीरीज वो चल रही है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके प्लीज देख लीजिएगा। ये चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पीटी 365 है, प्रीलिम्स का ही है ये। इसी प्रकार से मेंस का भी आता है, तो हम लोग मेंस का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पे हम लोगों ने पढ़ लिया था। विश्व वैश्विक स्थिति देखा था। ओजोन परत के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन क्षेत्र से। ये भी देख लिया था। स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने पश्चिमी अंटार्कटिक में जो हिम का पिघलना है ये देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और पूरा मतलब क्लाइमेट चेंज का जितना पूरा टॉपिक है वो आज हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाती हूँ मैं उस पर। देखिए ये सब पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, बहुत डिटेल में ओजोन परत के बारे में देखा था। ओजोन जो क्षयकारी रसायन है उसके बारे में देखा था। ज्वालामुखी पे क्या प्रभाव पड़ता है ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। क्रायोस्फीयर क्या होता है, और क्रायोस्फीयर का पूरा ये डायग्राम देख लिया था। ठीक है, अंटार्कटिका का देख लिया था। अंटार्कटिका के पश्चिम में जो है अमंडसन सागर है, जो कि बहुत बार एग्जाम में मतलब ये पूछने का संभावना है, पूछा भी होगा। ठीक है, राज सागर कहाँ किस साइड में है, तो ये पश्चिमी साइड में है अंटार्कटिका के। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज चलिए जो पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ये करंट में चल रहा है, मतलब ये करंट का ही है, तो करंट पे जितने मुद्दे चलेंगे वो उससे सारा उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और पूरा वो करंट न्यूज यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है उसके अध्ययन में ये बात सामने आई है कि जो आर्कटिक क्षेत्र है वो वैश्विक औसत की तुलना में कम से कम दोगुना क्या हो गया है, गर्म हो गया है। तो ये जो है इनकी रिपोर्ट आई है, उसमें ये चला है कि जो वैश्विक औसत की तुलना में जो आर्कटिक क्षेत्र है वो क्या हो गया है, दोगुना गर्म हो गया है। ठीक है, तो ये चीज है। अब जो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन होता क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ध्रुवों एवं उष्णकटिबंधीय के बीच में जो तापमान में वृद्धि के जो अंतर है उसको आर्कटिक या पोलर एम्प्लीफिकेशन के रूप में जाना जाता है। यानी कि सिंपल सा एम्प्लीफिकेशन, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये है कि जहाँ पे जो आर्कटिक है एरिया, देखिए सबसे पहले आप लोग ग्लोब बना लीजिए। वहां पे आप लोग देख लीजिए कि ये जो एरिया है ये एरिया ये आर्कटिक है, और ये जो एरिया है ये एंटार्कटिक है। अभी इसी में आगे तुलना करके भी बताएगा कि जो एंटार्कटिक की तुलना में जो आर्कटिक है वो गर्म हो रहा है। क्यों ज्यादा गर्म हो रहा है एंटार्कटिक की तुलना में आर्कटिक, यहाँ का बर्फ जल्दी पिघल रहा है, ये सारा कुछ बताया गया है नीचे। ठीक है, तो ये जो आर्कटिक है यहाँ पे ये इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन यहाँ पे जो छोटे छोटे यहाँ पे ये एक तरह से यहाँ पे महासागर है, जो बर्फ के छोटे छोटे क्या है कण है वो पिघल रहे हैं। ठीक है, वो चीज है। और यहाँ पे जो एंटार्कटिक है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बर्फ की बहुत मोटी चादर है। तो इसकी तुलना में आर्कटिक की तुलना में यहाँ पे बर्फ की चादरें मोटी है, इसलिए यहाँ पे इतना तेजी से नहीं गर्म हो रहा है जितना कि आर्कटिक में हो रहा है। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन आर्कटिक एरिया में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ज्यादा तेजी से हो रहा है, इसी के बारे में यहाँ पे पूरा दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि देखिए एंटार्कटिक की तुलना में आर्कटिक में पोलर एम्प्लीफिकेशन अधिक हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आर्कटिक जो है वो समुद्री हिमावरण से ढका हुआ है, मतलब ग्लेशियर से। और जो महासागर है, जबकि अंटार्कटिक जो है एक मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। ठीक है, एक क्या है ढका हुआ है, एक महाद्वीप है। आर्कटिक क्या है यहाँ पे समुद्री हिमावरण जो है उससे ढका हुआ महासागर है, जबकि अंटार्कटिक क्या है, बर्फ और हिम यानी कि ग्लेशियर से जो है ढका हुआ मोटी परत का एक महाद्वीप है। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर्कटिक सागर है उसके बर्फ का महत्व क्या है, तो ये आप लोग छोड़ भी सकते हैं। अगर मेंस में आए तो आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये चीज यहाँ पे है कि देखिए सीधे सीधे यहाँ पे अगर आप लोग को पता होगा जो ध्रुवीय भालू है, जो वालरस है, जैसे इन लोगों को क्या होगा जब आर्कटिक जो बर्फ है पिघल जाएगा तो इन लोग को बहुत ज्यादा हानिकारक मतलब हानि पहुंचेगा। ठीक है, इनके और जो पोलर है आर्कटिक एरिया वहां पे जो जैव विविधता है उसको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, और जो यूपिक है और इनपिया है और इनुइट, ये जो है सबसे पहली बात तो ये याद कर लीजिए ये आर्कटिक एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्वदेशी आबादी के हैं,
जीव ये वहीं पे पाए जाते हैं आर्कटिक एरिया में, इनको भी बहुत ज्यादा हानि होगा, यानी कि इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा बर्फ के पिघलने से। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कि जो आर्कटिक प्रवर्धन यानी ग्लोबल वार्मिंग की कार्यप्रणाली में कैसे ये होता है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है समुद्री हिमावरण और बर्फ का पिघलना, तो यानी कि क्या होगा, समुद्री हिमावरण होगा और बर्फ जो है पिघलेगा। अब यहाँ पे एक शब्द है, कहीं पे था इधर में ही, यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ। फॉर्मा फ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज है ना, उसके बारे में कि देखिए वो है क्या, इधर यहाँ पे अभी आप लोग को उसी से समझ में आएगा कि यहाँ पे जो आर्कटिक एरिया है वहां पे जो फॉर्मा फ्रॉस्ट जो कि इकट्ठा हुए, फॉर्मा फ्रॉस्ट का मतलब है कि धरती पे जो मिट्टी है या जो उसके सिलिका यानी कि बालू के जो कण हैं वो लगातार 2 या 2 से अधिक साल तक क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वहीं पे जम जाए, ठीक है। क्या, मिट्टी हुए, धूल के कण हुए, ठीक है। और जैसे वो बालू सिरका हुआ, ये 2 या 2 से अधिक साल तक क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पे क्या हुआ, वो जमे रह जाएं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी जो ये क्रिया होती है इसको फार्माफ्रॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। ये चीज है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आर्कटिक एरिया यहाँ पे जब ग्लोबल वार्मिंग जब यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ का टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, तो ये जो फार्माफ्रॉस्ट है जो कि जमे हुए हैं, जो मिट्टी कंकड़ और ये मिट्टी और जो सिलिका ये सब जमे हुए, ये क्या है, ये धीरे धीरे पिघल रहे हैं, ठीक है। अब जब ये पिघल रहे हैं, जब पिघलेंगे तो ये कहाँ पे जाएंगे, तो ये समुद्र में जाएंगे। जब बर्फ के रूप में ये जमे हुए थे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पे ये है, तो ये क्या है, जम गए हैं, ठीक है, लगातार 2 या 2 से अधिक साल तक, तभी इनको फार्माफ्रॉस्ट कहा जाएगा। अब क्या हुआ कि जब मतलब गर्म हुआ, 2 डिग्री 1.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, वहां का दोगुना है, तो 2 डिग्री मान लीजिए अगर 1 था तो उससे क्या हो गया, दोगुना हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो धूल के कण और ये जो सिलिका ये सब पिघल रहे हैं, ठीक है। तो पिघलने से होता क्या है, ये महासागर में जाएंगे, समुद्र में जाएंगे। तो वहां पे क्या होगा, महासागर में जो तीव्र जैविक गतिविधि होगा, जिससे होगा क्या, महासागर में होता क्या है कि कम परावर्तन होगा और अधिक अवशोषण होगा। परावर्तन यानी कि देखिए, परावर्तन यहाँ पे प्रकाश, देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश आएगा उसको क्या करेगा, ये अधिक से अधिक अवशोषण तो कर लेगा समुद्र, लेकिन परावर्तन कम होगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। और ऊपरी जो महासागरीय सतह है वो भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। और इससे होगा क्या कि अधिक ऊर्जा का प्रवाह देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, लास्ट में पृथ्वी की सतह पे वायु के तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक। तो ये जो चीज है ये पूरा बनाया गया है सर्कल की तरह, ये पूरा बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे है वायुमंडल में अत्यधिक क्या होगा, एरोसोल के कण जो है वो ऊपर हो जाएंगे, अधिक धुंध और बादल बनेंगे, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऊपरी वायुमंडल वाला जो विकिरण है वायुमंडल से पृथ्वी की सतह की ओर के माध्यम से निचले वायुमंडल का जो है वो गर्म होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा जो था ये क्या था, आर्कटिक प्रवर्धन था, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की जो कार्य प्रणाली थी, वो कैसे आर्कटिक का गर्म होना कैसे हमारे ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे, हमारे इन्वायरमेंट पे प्रभाव डाल रहा है, वो चीज यहाँ पे पूरा सर्कल में करके बताया गया है। अब एक टर्म आता है ब्लू ओशियन इवेंट। ब्लू ओशियन इवेंट क्या है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यह उस स्थिति को व्यक्त करता है जिससे आर्कटिक महासागर का जो बर्फ युक्त क्षेत्र है वो 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी कम हो। यानी कि ब्लू ओशियन इवेंट किसे कहते हैं, तो वो आर्कटिक महासागर का जो बर्फ युक्त क्षेत्र है, यानी कि जहां पे पूरा बर्फ जमा हुआ है, वो 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी कम एरिया हो, उसको ब्लू ओशियन इवेंट कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे आर्कटिक सतह का जो रंग है वो सफेद और नीला हो जा रहा है, इसकी वजह से इसका नाम ब्लू ओशियन इवेंट भी पड़ा, ठीक है। तो क्या हो गया कि जब एरिया बहुत कम हो गया 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी, तो वो आर्कटिक सतह का जो रंग है वो सफेद और नीला दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह ऐसे परिदृश्य को प्रकट कर रहा है जहां पे आर्कटिक से समुद्री बर्फ का इस सीमा तक पिघल जाना कि केवल छोटे कण जैसे जो छोटे छोटे आइस क्यूब होते हैं वैसे बस बचे रह जाना, ठीक है। और बिखरे हुए बर्फ के टुकड़े वहां पे दिखाई देना, ठीक है। जैसे समुद्र में तैरते हुए ग्लास में आप लोग बर्फ का आइस क्यूब लेते हैं तो देखते होंगे वो तैरता है पानी में, तो वैसे वैसे दिखाई देना, यही चीज है ब्लू ओशियन इवेंट, ठीक है। तो ये भी आप एक टर्म्स है, इसको भी जो है टर्म को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये आर्कटिक प्रवर्धन भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। और आर्कटिक सागर के बर्फ का महत्व क्या है ये भी देख लिया आप लोगों ने, ठीक। फार्मर फर्स्ट के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, क्योंकि मान लीजिए आपको बेसिक पता रहना चाहिए कि इसको क्या होता है ये, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है COP28, ठीक है, ये करंट का COP28। तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के जो पक्षकार हैं उनके द्वारा ये सम्मेलन होता है कॉप, यानी कि जो 28वां सत्र जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, ठीक है, ये चीज है। तो ये हुआ कहाँ पे है, ये एग्जाम में बहुत पूछ लेता है। तो ये जो COP28 हुआ है ये यूएई दुबई में हुआ है, ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, दुबई में आयोजित हुआ है। अब देखिए यहाँ पे COP28 जो है ये दुबई में हुआ है, और COP29 2024 में होगा, ये 2023 का है, इसको याद कर लीजिएगा, 2023 का है ये। 2024 में COP29 कहाँ पे होगा, अजरबैजान में होगा, और जो COP30 है 2025 में होगा, ये ब्राजील में होगा। ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि COP28 अगर आपको, तो तीनों साथ में लिख करके याद कर लीजिए। COP28 कहाँ पे हुआ, तो ये यूएई में हुआ, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा COP29 की बात करें तो ये कहाँ पे है, अजरबैजान में है, अजरबैजान में है, ठीक है, मतलब होगा ये। और उसके बाद COP30 आ जाएगा, 30 कहाँ पे होगा, ब्राजील में होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कौन कराता है ये, तो UNFCCC कराता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे कॉप के बारे में कुछ दिया है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में, इसको भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ये हर वर्ष होता है, आयोजित किया जाता है, एक सम्मेलन है ये, ठीक है। और ये किस लिए होता है, तो कॉप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन के दौरान जलवायु संकट से निपटने के तरीकों पर चर्चा की जाती है। तो ये किसके मुद्दे पे होता है, तो ये क्लाइमेट चेंज, जो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी कि जलवायु संकट जो जैसे आ रहा है, उससे जो है कैसे उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सके, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए कॉप जो है हर साल इसकी बैठक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसी के तहत पेरिस समझौता होता है जो कि 2015 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो कॉप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बैठक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, पेरिस समझौता, जो कि 2015 में पेरिस समझौता, ये ईयर भी पूछ लेता है। इसके तहत क्या होता है, सदस्य देशों द्वारा, जो इसके कॉप के सदस्य देश हैं उनके द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, यानी कि यहाँ पे जो एनडीसी है की एक समीक्षा करना, यानी कि जो वो लेकर के आते हैं, प्लान लेके आते हैं, जो सदस्य देश रहते हैं वो जो योगदान करते हैं, जो अपना पूरा राष्ट्रीय स्तर पे निर्धारित, मतलब जो जो योगदान करना हो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जलवायु संकट के लिए, वो सब यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और जो प्लान है उनका, वो अपना 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 मत रखते हैं यहाँ पे, तो उसकी समीक्षा भी कर जाती है उस प्लान की, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है। अब इस सम्मेलन में यूएई जो है कंसेंसस, देखो यूएई में हुआ है, दुबई में हुआ है, इसीलिए इसको जो है जिस देश में होता है तो उस देश के नाम से यहाँ पे होता है। जैसे कि ब्राजील में जो होगा तो ब्राजील कंसेंसस के नाम से होगा। तो ये चीज तो आप लोग को अगर यूएई याद है तो आप लोग ये कर लेंगे, ठीक है। ये चीज है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। COP28, 29, 30 इसको एकदम एज इट इज रट जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये कॉप भी आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा किसके अंतर्गत होता है, UNFCCC के अंतर्गत होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो होगा वही पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे UNFCCC के बारे में भी दे दिया है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये है क्या, ये एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, ठीक है। ये क्या है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है। इसका उद्देश्य क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना। ये आपसे पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि UNFCCC के बारे में बताइए, मतलब दे देता है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है। ये जो है ये इंटरनेशनल क्या है, इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, और इसका मेन उद्देश्य जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है। वो ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके उत्सर्जन में कमी लाना, ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य है। और ये कब आया, इसकी स्थापना कब हुई, तो रियो सम्मेलन, हम लोग ने घटना चक्र जब मैं पढ़ा रही थी उसमें पढ़ाया था, रियो सम्मेलन हुआ था, रियो दी जेनेरियो में, उसको अर्थ समिट भी कहते हैं और रियो समिट भी कहते हैं, 1992 में हुआ था। उसी के दौरान जो है UNFCCC भी बना था, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, ये चीज इसी समय हस्ताक्षर हुए थे, बने थे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के टाइम में, ठीक है। और इसका जो सचिवालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो UNFCCC का हेडक्वार्टर जो है वो बॉन जर्मनी में स्थित है। और इस टाइम इसके जो सदस्य देश हैं वो 197 देश हैं, भारत जो है इसमें सम्मिलित है, तो भारत भी इसका सदस्य देश है।
और टोटल कितने सदस्य देश हैं? 197 पक्षकार इस टाइम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक लाइन जितना भी इतना हाईलाइट किया जा रहा है ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पेरिस समझौता जो कि UNFCCC के अंतर्गत ही आता है, इसको भी देख लेते हैं। 2015 में ये पेरिस समझौता अपनाया गया। इसका ईयर कभी कभी देखिए मैच करने को आ जाता है, तो आपको दे देगा रियो समिट दे देगा आपको, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे दे देगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे देगा, और यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल दे देगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड। अब ये किस किस ईयर में आया है आपको क्या करना होगा, मैच करना होगा, ठीक है। तो आप इसका ईयर जो है याद रखिएगा, यूपी पीसीएस में खास करके इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो पेरिस समझौता जो है वो 2015 में अपनाया गया था। यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये अब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है अगर, तो ये पूछ लेता है कि आपको दे देगा 2-3 स्टेटमेंट दे देगा। UNFCCC के अंतर्गत हुआ था पेरिस समझौता। पेरिस समझौता जो है वो बाध्यकारी नहीं है किसी भी देश पे, जो उसके सदस्य देश है उस पर बाध्यकारी नहीं है। लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि ये बाध्यकारी है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या है, मतलब क्यों ये आया, तो वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना। इसका मेन उद्देश्य यही है क्योंकि प्रेडिक्ट किया गया है कि 2 डिग्री जब अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारा जो हिमालयन का जो पूरा बर्फ है हिमालय एरिया का, वो 50% से भी ज्यादा जो है वो पिघल करके समुद्र बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज किया गया है, अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पे इसी के लिए सब बनाया गया पेरिस समझौता की जो 2 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर बढ़ने का, उससे नीचे लाना, ठीक है। और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने हेतु प्रयास करना, ये पेरिस समझौता का मुख्य जो है 2 लक्ष्य है। कब आया था? 2015 में। बाध्यकारी है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? ये आया 1997 में अपनाया गया था। अब आप लोग यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे 1997 में क्या हुआ था। देखिए 1992 में जो है, 1992 में रियो समिट हुआ। रियो समिट यानी कि इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी की समीक्षा करने के लिए 1992 में से 5 साल बाद 1997 में जो है वो आया था, रियो समिट की ही समीक्षा करने के लिए आया था, ठीक है। तो उसमें जो है देखिए इसके बाद जो है एजेंडा 21 भी आया था 1992 के बाद, ठीक है, इसी की समीक्षा करने की। अब 5 साल बाद 1997 में, तो अब यहाँ पे 5 साल बाद जो है क्योटो प्रोटोकॉल भी अपनाया गया 1997 में। अब ये है, और ये देखिए अपनाया तो गया 1997 में, कब लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका भी मेन उद्देश्य क्या था? अपने अपने जो सहमत लक्ष्यों के अनुसार ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को क्या करना है? सीमित करना है, व कम करना है, ठीक है। उसके हेतु प्रतिबद्ध करना है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था क्योटो प्रोटोकॉल का। कब आया था? 1997 में आया था, ठीक है। और इसके तहत जो निर्धारित प्रतिबद्धताएं थी वो 2020 तक समाप्त हो चुकी है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्योटो प्रोटोकॉल कब आया है, तो 1997 में। किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करना, ये मेन उद्देश्य था इसका, ठीक है, इसका लक्ष्य था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब जो UNFCCC है, UNFCCC, इसके सचिवालय ने जो है वो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ को लॉन्च किया है। ये नया है अभी, तो ये करंट के लिए आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे क्लाइमेट न्यूट्रलिटी क्या होता है दिया है, क्लाइमेट फुटप्रिंट क्या होता है, ये कुछ कुछ जो है टर्म है जो कि आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उन उत्सर्जन को संतुलित करने हेतु नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने पर विचार करना। नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये होता है कि जितना भी, जैसे मान लीजिए हमारे इन्वायरमेंट में जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एक्टिविटी से क्या हो रहा है कि उत्पन्न हो रहा है, जैसे बिजनेस और कारखाने से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में आ रहा है, उतने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, कोई ऐसा क्रिया करना है जिससे क्या हो जाए, ये एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो मतलब जितना अगर उत्सर्जन हो रहा है उतना क्या हो जाए, उतना एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो उसको नेट जीरो एमिशन कहते हैं, ठीक है, नेट जीरो। तो यहाँ पे क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि देखिए जैसे कि प्लस माइनस मिला लीजिए यहाँ पे, ये तो क्या हो गया, प्लस का न्यूट्रलिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है। तो जितना आ रहा है उतना गया, ठीक। तो ये चीज है यहाँ पे दिया है। और क्लाइमेट फुटप्रिंट क्या होता है, तो मानवीय गतिविधियों द्वारा जो उत्सर्जित होता है ग्रीन हाउस गैस, और उसकी जो वायुमंडल में कुल मात्रा है, उसको कहते हैं क्लाइमेट फुटप्रिंट, ठीक है। फुटप्रिंट के बारे में भी पढ़ाया गया, घटना चक्र की जो सीरीज चल रही है उसमें भी पढ़ाया गया अच्छे से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए कॉप के बारे में पढ़ा, ठीक, कहाँ कहाँ होगा 3 साल तक वो देखा हम लोगों ने। UNFCCC के बारे में देखा, उसके अंतर्गत पेरिस समझौता पढ़ा, फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये सब देखा, कब स्थापना हुआ, ये सब पूरा हम लोग ने देख लिया। जो करंट में
जो इन्होंने क्या पहल स्टार्ट किया UNFCCC के सचिवालय ने, तो वो भी हम लोगों ने पढ़ा। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, क्लाइमेट फुटप्रिंट क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए ये जो है ये विजन की साइट पे अवेलेबल है, तो आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने से पढ़ भी लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे COP28 ने शुरू की है प्रमुख जो पहल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो देखिए जी एक पहल है, इसका नाम है वैश्विक ग्रीन क्रेडिट पहल, यानी कि ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। अब ये जो इसका फुल फॉर्म है ये याद कर लीजिए, कभी कभी क्या होता है RO या यूपी विजन सीधे सीधे आपको दे देगा कि GGCI का फुल फॉर्म क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो GGCI जो है या तो ऐसे पूछ लेगा GGCI किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी से, मतलब कि हिस्ट्री से, कि पॉलिटी से, कि इन्वायरमेंट से, तो ये इन्वायरमेंट से है टर्म, ठीक है। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको जो है COP28 के तहत भारत ने लॉन्च किया था, इसको भारत ने लॉन्च किया, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। तो ये जो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है ये क्या करता है, आपसी संवाद, सहयोग एवं जो नवीन पर्यावरणीय कार्यक्रम है और संसाधनों के आदान प्रदान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, क्या क्या जो, जैसे कि ग्लोबल अपने पर्यावरणीय कार्यक्रम के लिए क्या है, संवाद करना है, बात करना है, सहयोग करना है, ठीक है। कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है इसके तहत, कोई पोर्टल लॉन्च करना है, तो उसके लिए क्या है, ये एक नई पहल है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मंच है, इस पे करना है, ठीक। ये भारत ने लॉन्च किया इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है ग्रीन क्रेडिट सिस्टम, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह एक पर्यावरणीय जो है संधारणीय की दिशा में पूरी तरीके से डिजिटल एवं व्यापार योग्य क्या है, ग्रीन क्रेडिट सिस्टम, ये एक साधन है। अब ग्रीन क्रेडिट पोर्टल बनाया गया है, इसके तहत क्या होगा, ये विश्व की जो भावी नीतियां हैं उनको तय करने के लिए क्रम में क्या होगा, वृक्षारोपण जैसे हुआ, पर्यावरण संबंधी परियोजना का एक डॉक्यूमेंटेशन करने वाली एक रिपोजिटरी के रूप में ये कार्य करेगा, यानी कि एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया जाएगा जिसपे क्या है कि वृक्षारोपण हो रहा है, मतलब क्लाइमेट संबंधी जितने भी, पर्यावरण संबंधी जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं हो रही है उसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे किया जाएगा ग्रीन क्रेडिट पोर्टल पे, ठीक है। अब जो ये GGCI है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है GCP के सिद्धांतों के ये अनुरूप है, ठीक है। तो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो है ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के क्या है, अनुरूप है। ग्रीन क्रेडिट क्या होता है, तो ये व्यक्तियों, समुदाय या निजी क्षेत्र के उद्योग और कंपनियों जैसे विभिन्न जो हितधारक हैं उनके द्वारा विविध क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यवाहियों पर केंद्रित है, यानी कि ये चीज यहाँ पे इसका डिफिनेशन दे दिया गया है ग्रीन क्रेडिट का, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे G7 क्लाइमेट क्लब, ये भी नया बना है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है G7 क्लाइमेट क्लब। अब देखिए G7 से भी आपको पता चल जा रहा होगा जो G7 कंट्री है उनके द्वारा जो बनाया गया क्लाइमेट क्लब है, ये चीज है। तो यहाँ पे कहाँ पे है ये, तो ये जो इनिशिएटिव है किसने शुरू किया, तो ये जर्मनी और चिली के नेतृत्व में जो है ये शुरू किया गया है G7 क्लाइमेट क्लब। इस क्लब में क्या है, केन्या, यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड सहित 36 कंट्री जो है इसमें शामिल है। एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2022 में G7 की जो बैठक हुई थी वो जर्मनी में हुई थी, ठीक है। सबसे पहले अब ये जो जर्मनी में जो हुआ था, तो जर्मनी ने जो है G7 की बैठक जो 2022 में हुई थी उसके तहत जर्मनी ने जो है ये प्रस्ताव क्या किया था, रखा था सबसे पहले। और कौन कौन मिलकर स्टार्ट किया, जर्मनी और चिली के नेतृत्व में ये शुरू किया गया है। तो बस इसमें एक की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो COP28 में भारत का क्या रोल रहा, भारत का क्या योगदान रहा, ये चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पूरा ये COP28 का ही चल रहा है। तो यहाँ पे भारत ने COP28 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, यानी कि MAC की जो मंत्री परिषद बैठक है उसमें भाग लिया था, किसमें, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में भाग लिया था, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत ने क्या किया, तो इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था, ये सब। अब यहाँ पे जो एक है भारत का पंचामृत, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो ग्लासगो में आयोजित हुआ है COP26, उस शिखर सम्मेलन में भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धता के रूप में निम्नलिखित 5 जलवायु कार्यवाही जो कार्यवाहियां रखी थी उसको ही पंचामृत कहा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि इंडिया ने जो पंचामृत था क्लाइमेट से रिलेटेड जलवायु प्रतिबद्धता के अनुरूप, ये कब किस कॉप में क्या किया था, पेश किया था, ठीक है, रखा था, घोषणा की थी। तो ये COP26 में किया था, COP26 यानी कि जो ग्लासगो में आयोजित हुआ था, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे इंडिया का कुछ टारगेट था, ये जब पंचामृत उन्होंने पेश किया था तो उनका ये टारगेट था कि 2030 तक जो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है उसको बढ़ा करके क्या कर देना है, कितना, 500 गीगावाट कर देना है।
और 2030 तक क्या करना है, ऊर्जा आवश्यकता का 50% हिस्सा जो है वो अक्षय ऊर्जा को प्राप्त करना है। और 2030 तक कुल जो अनुमानित कार्बन उत्सर्जन है वो 1 बिलियन टन की कमी करना है उसमें। अब ये जो 500 गीगावाट है ये एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा याद करना होगा इसको। और 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की जो कार्बन तीव्रता है, जो कार्बन इंटेंसिटी है, उसको 45% तक कम करना है, ठीक है। तो कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक क्या करना है, कम करना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि वर्ष 2070 तक क्या करना है, नेट जीरो, यानी कि जो नेट जीरो निवल शून्य यानी नेट जीरो से ही आप याद कीजिएगा, नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करना। तो ये चीज है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि इंडिया का लक्ष्य क्या है नेट जीरो के लिए, तो वो 2070 तक है कि नेट जीरो उत्सर्जन हासिल, लक्ष्य हासिल करना 2070 तक, ठीक है। ये पंचामृत का है, कब किया, COP26 के तहत किया, कब हुआ था, कहाँ मतलब हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। क्या क्या इनका जो है इसमें इन्होंने क्या क्या प्लेस रखा था कि ये घोषणा की थी, 2030 का ही ज्यादातर घोषणा किया था, 2017 का बस नेट जीरो एमिशन के लिए किया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब हम लोग छोड़ देते हैं, अपने काम का नहीं है इतना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यूएनसीआरसी क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय, अब ये जो टॉपिक है ना, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बाल अधिकारों एवं पर्यावरण पर मार्गदर्शन। ये अगर आप मेंस लिखेंगे तो उसमें ये पॉइंट आप लोग डाल सकते हैं कि बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पड़ रहा है बहुत प्रभाव, इसलिए मेंस में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो ये आप पूरा पढ़ करके, आप डाउनलोड करके इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और ये जो पॉइंट है ये की पॉइंट आप डाल सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हम लोग देख लेते हैं कि ये है क्या, यूएनसीआरसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यूएनसीआरसी जो है ये 1989 में अपनाया गया था, ठीक है। और यह जीवन, स्वास्थ्य, और स्वच्छ पेयजल, उत्तरजीविता तथा विकास सहित जो है अन्य बाल अधिकारों को की जो है वो देख रेख करता है, ठीक है। तो ये चीज है। और इसमें जो है भारत सहित कितने देश हैं, तो वो 196 देश जो है इसमें है, शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर अदर जो इनिशिएटिव जो कि न्यूज में रहे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन लॉन्च करता है, किस संस्था द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच जो है ये विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने एक नई पहल लाई है, ग्रीन हाउस गैस की निगरानी के तहत ये आया है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच पहल, ठीक है। इसको मंजूरी प्रदान किया, किसने किया, विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने, ठीक है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये चीज देख लीजिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि वायुमंडल में जो हीट ट्रैपिंग हो रहा है, यानी कि जो उष्माधारक गैसों को कम करने के लिए तत्काल में जो कार्यवाही करना है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम करने के लिए तत्काल में क्या करना, कार्यवाही करना, ठीक है। जैसे अब देखिए, ग्रीन हाउस गैस पहला चैप्टर जब आप लोग पहला क्लास करेंगे उसमें पूरा बताया गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और फ्लोरोकार्बन है, ठीक है। पूरा पूरा बताया गया है जितने ग्रीन हाउस गैस है, तो वो आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा। तो वही चीज यहाँ पे बताया कि हीट ट्रैपिंग को क्या करना है, जो गैस है के को कम करना, इसको कम करने के लिए तत्काल में जो कार्यवाही करना, इसके लिए ये चीज है, ठीक है। अब ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच है क्या, इसके मुख्य 4 चरण है। अब यहाँ पे देखिए जो चरण नहीं, सॉरी, 4 घटक है, कौन कौन से हैं, देखिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अब ये जो है इनकी सांद्रता की निगरानी के लिए जो भूमि आधारित और उपग्रह आधारित पर्यवेक्षण का एक व्यापक नियंत्रण जो है वैश्विक सेट लगा दिया गया है कि जो इनका उत्सर्जन, इनके उत्सर्जन में की कमी लाना, ठीक है, CO2 के, CH4 के, नाइट्रस ऑक्साइड N2O के, ठीक है, उत्सर्जन में कमी लाना, ये चीज यहाँ पे दिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है टॉपिक, वो भी इंपॉर्टेंट है, कंपाला डिक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन हुआ है, ये देखिए इसका उद्देश्य क्या है, ये चीज देख लेते हैं। तो ये देखिए, जो पहले कंपाला जो घोषणा पत्र के नाम से ये जाना जाता है, तो ये 48 अफ्रीकी देशों ने इसे अपनाने की एक सहमति व्यक्त की है। तो कितने कौन से देश है, 48 अफ्रीकी देश है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, महाद्वीप में मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के संबंध को क्या करना है, रेखांकित करना, यानी कि जो महाद्वीप में मानव गतिविधियां जिनकी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन में के संबंध में जो है वो रेखांकित करना कंपाला डिक्लेरेशन का मुख्य क्या है, उद्देश्य है। और ये जो चिंता दिया गया है, ये सारी चिंताएं जो है, ये अगर मेंस आप लिखेंगे, मेंस में आता है तो आप डाल सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कूल कोएलिशन, कूल कोएलिशन क्या है, ये चीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये न्यूज में चल रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि जो कूल कोएलिशन वॉच रिपोर्ट 2023 जो है ये जारी किया गया है।
यह रिपोर्ट जो है ये किसके लिए, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी के द्वारा। अब यहाँ पे एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है यूपीपीसीएस में कि जो कूलिंग वॉच रिपोर्ट ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 ये किसके द्वारा जारी किया गया, ठीक है, तो ये यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया। यूएनईपी का मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, अगर हिंदी में देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, उसके तहत ये क्या किया गया है, जारी किया गया है। ये चीज याद कर लीजिएगा क्योंकि यूपीपीसीएस में ऐसे बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। और इसी के नेतृत्व में जो है कूल कोएलिशन ने इसको क्या किया था, जारी किया था, ठीक है, किसके नेतृत्व में, यूएनईपी के नेतृत्व में, यानी कि यूएनईपी प्लस कूल कोएलिशन दोनों मिला के आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कूल कोएलिशन है ये है क्या, तो ये यूएनईपी ने एसडीजी यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके एजेंडा को 2030 तक जो है वो क्या करना है, हमको इस गोल को लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उसमें और पेरिस समझौते के तहत जो है तालमेल बैठाने हेतु प्रथम वैश्विक सम्मेलन में कूल कोएलिशन को आरंभ किया। तो किसके बीच तालमेल, यानी कि जो एसडीजी एजेंडा 2030 है और पेरिस समझौता, इनके बीच में, पेरिस समझौता अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, तो उसके बीच में तालमेल बैठाने के लिए ये वैश्विक सम्मेलन में कूल कोएलिशन को आरंभ किया गया। यह भागीदारी का एक वैश्विक क्या है, नेटवर्क है, जो सभी को दक्ष एवं जलवायु अनुकूलन शीतलन उपलब्ध कराने की दिशा में क्या करेगा, यह कार्य करेगा, ठीक है। और इसका जो है, अब देखिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो इंडिया का है, ये कूल कोलेशन नेटवर्क का भागीदार है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा क्या है, ये इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, इसलिए एग्जाम में बहुत बार पूछा है, पूछ भी सकता है आगे। इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है इसका हैदराबाद में क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे सीसीपीआई यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, हिंदी में अगर बोलेंगे तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया का जो रैंक है 2023 का, वो है 7वें स्थान हासिल कर लिया है। सुधार आया है, एक रैंक सुधार आया है, 2022 में कितना था, 8वां रैंक था, ठीक है। बस इतना ये याद कर लीजिएगा प्रीलिम्स में आने के लिए, पढ़ने के लिए। अब सीसीपीआई है क्या, ये चीज याद कर लीजिए। तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये एक जर्मन वॉच जो है, ये इसको क्या करता है, पब्लिश करता है। जर्मन वॉच नामक संस्था ने इसको जारी किया है, ठीक। और ये है क्या, ये जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र जो है निगरानी का एक साधन है। अब ये जो है, ये 4 चरणों में देशों के प्रदर्शन का आकलन करता है, ठीक है। तो मतलब जो देश प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, तो इसको जो है ये 4 कैटेगरी में बांट करके देखता है, ठीक है। उसी कैटेगरी के तहत इंडिया को जो है वो 7th रैंक मिला है। पहला कैटेगरी वो है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में, जैसे कुल स्कोर कितना मिलेगा, 40 स्कोर मिलेगा। ये स्कोर आप याद कीजिए या छोड़ दीजिए, बस ये 4 कैटेगरी याद कर लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस वो देश कितना उत्सर्जन कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा जो है वो कितना हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ऊर्जा उपयोग कितना हो रहा है, और जलवायु नीति पे कितना कौन कौन सी पॉलिसी ला रहा है, कैसे इस पे रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 जो है ये चीज, इसको मान करके क्या होता है, ये आकलन किया जाता है सीसीपीआई पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है सीसीपीआई जो है में 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है, क्योंकि जो इसका मेन इसका मुद्दा है कि जो कोई भी देश ये मानने को तैयार नहीं है कि 1.5 जो डिग्री सेल्सियस है, परसेंट नहीं होगा, सॉरी, डिग्री सेल्सियस है, उतने तक जो है, यहाँ पे इसको मैं सही कर देती हूँ पहले। देखिए कोई भी देश जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो टेम्परेचर है आने वाले टाइम में, उससे लाने के लिए, मतलब इस जो ये पहला जो वो है क्राइटेरिया है, इसको किसी ने क्या किया है, राजी नहीं हुआ कोई देश इस पे। तो इसीलिए जो है मतलब कोई नहीं कर पाएगा, इसीलिए 3 स्थान जो है वो किसी को नहीं मिला है, ठीक है, ये चीज है। और 7वें स्थान पे इंडिया है, ठीक। जर्मन वॉच क्या है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक भी जारी करता है। तो जर्मन वॉच क्या, देखिए एक तो सीसीपीआई जारी करता है, एक जो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, इसको भी जारी करता है। ये दोनों याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है। अब आता है नैरोबी डिक्लेरेशन। नैरोबी डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने पहले से हाईलाइट कर दिया है कि आप लोग का टाइम ज्यादा ना बर्बाद हो, कम से कम समय में हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ ले, ठीक है। तो नैरोबी डिक्लेरेशन क्या है, यह पहला अफ्रीका का जो है जलवायु शिखर सम्मेलन है। 2023 में नैरोबी घोषणा पत्र जारी करने के साथ साथ ये क्या हुआ, ये समाप्त हो गया, ठीक है। नैरोबी घोषणा पत्र में $100 अरब की वार्षिक जलवायु वित्त प्रतिबद्धता और बहुपक्षीय जो वित्तीय प्रणालियां हैं उसमें सुधार की मांग की गई है, ये चीज है, ठीक है। अब जो यहाँ पे है वैश्विक ग्रीन हाउस गैस निगरानी अवसंरचना, यानी कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक ग्रीन हाउस गैस निगरानी अवसंरचना को लॉन्च किया गया।
पूछ सकता है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो WMO द्वारा जो है GGMI को लॉन्च किया गया, ये चीज याद रख लीजिएगा। इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है पृथ्वी का तापमान बढ़ाने और प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके उपलब्ध कराना और तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित नीति निर्माण में क्या करना, मदद करना, ये चीज इसका मेन लक्ष्य है। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में जो WMO है उसके 60 वर्ष पुराने वर्ल्ड वेदर वॉच और इसकी प्रसिद्ध जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच है, इस प्रणाली को भी शामिल किया गया। ये आप याद कर सकते हैं, तो छोड़ भी सकते हैं, ये याद कर लीजिएगा कि जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस की निगरानी और संरचना है, किसने लॉन्च किया, WMO ने लॉन्च किया, क्या मेन उद्देश्य है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर जो नेक्स्ट लेके आऊंगी ये क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन पढ़ेंगे, 2-3 टॉपिक करके पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को ये पसंद आ रहा है लेक्चर, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।